It's his first visit of any Indian Prime Minister to the Australia. In the past 28 years, Narendra Modi has created a high wave of expectations. Be it the G20 summit or unveiling of Mahatma Gandhi's statue in Brisbane, the Prime Minister is pushing ahead with India's growth agenda, cementing global cooperation and connecting with the Indian diaspora in Australia. Times Now has been tracking Modi's power push on his three-nation tour. And in this special broadcast, we bring you all the action from Australia. अभी 2 घंटे पहले G20 समिट का समापन हुआ और अब मेरा विधिवत ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका प्रारंभ पूज्य बापू के स्टैच्यू के अनावरण के साथ उनको नमन कर करके हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इसके जो ट्रेडिशनल ओनर है इस धरती के, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं इस कार्य के लिए और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं मेयर श्री का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम के लिए उन्होंने हमें सहयोग दिया और हर भारतीय की भावना का आदर किया। इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों भारत में मेरे विषय को लेकर के एक चर्चा चलती है और मैं भी कभी कभी सुनकर के बड़ा हैरान होता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं तब भी यहां के लोगों के साथ मैं गांधी की बात करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा ये समर्पण है, ये मेरा उनके प्रति श्रद्धा का भाव की अभिव्यक्ति है। हमारा शर्मा जी का परिवार यहाँ बैठा है। वो समय जो मुझे मेरी खातिरदारी करते थे जब मैं यहाँ आया, पुराने लोगों को मैं देख रहा हूँ, काफी परिचित चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद आज मेरा आप सबके बीच आना हुआ है। लेकिन एक अच्छे अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर एक युग का जन्म हुआ था और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही रिलेवेंट हैं जितने कि वो अपने जीवन काल में थे। आज विश्व 2 बड़े संकटों से गुजर रहा है और पूरे विश्व को उसकी चिंता है, चर्चा है। हमारी G20 समिट में भी उन दोनों बातों की चर्चा में काफी समय भी गया है और वो 2 बातों का जवाब महात्मा गांधी के जीवन में से मिलता है। महात्मा गांधी के जीवन की बातों को अगर हम देखेंगे तो आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसका जवाब ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज दुनिया को एक चिंता है ग्लोबल वार्मिंग की और दुनिया को दूसरी चिंता है टेररिज्म की, आतंकवाद की। On the show next, Indian diaspora cheers Prime Minister's visit to Australia. ग्लोबल वार्मिंग के मूल में मनुष्य की जो प्रकृति का शोषण करने का स्वभाव रहा, सदियों से हमने प्रकृति का शोषण किया, प्रकृति का विनाश किया और उसी ने आज ग्लोबल वार्मिंग का हमारे लिए संकट पैदा किया। महात्मा गांधी हमेशा प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते थे। उनकी पूरी जीवनचर्या में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, उसका वो विरोध करते थे। मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर का ही अधिकार है, उससे ज्यादा प्रकृति से लेने का अधिकार नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जीवन में जी करके दिखाई थी। अगर हमने प्रकृति का शोषण न किया होता, मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अगर मिल्किंग ऑफ द नेचर किया होता, तो आज पूरे विश्व को जिस प्रकार की समस्याओं का संकट से झेलना रहा है, शायद हमें जूझना न पड़ता होता।
महात्मा गांधी जब 25 के कालखंड में 20-25 के कालखंड में 1925 और 2030 के बीच में साबरमती आश्रम में रहते थे। 1930 में दांडी यात्रा के लिए वो चल पड़े थे। उसके बाद कभी वापस साबरमती आश्रम नहीं आए थे और साबरमती नदी के किनारे पर रहते थे। उस समय साबरमती नदी लबालब पानी से भरी हुई रहती थी। 1920-25 के कालखंड में पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस समय भी अगर गांधी को पानी कोई देता था और ज्यादा पानी देता था तो गांधी उसको डांटते थे कि पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो, पानी आधा गिलास दो, जरूरत पड़ी को दूसरी बार मांगेगा। गांधी इतने आग्रही रहते थे, अपने पास आए हुए लिफाफे के पीछे वो लिखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं ज्यादा कागज उपयोग करूंगा तो ज्यादा वृक्ष कटेंगे और तब जाकर के कागज बनेगा, और वो भी मैं नहीं करूंगा। यहां तक उनका आग्रह रहता था। हम कल्पना कर सकते हैं गांधी के जीवन की हर बात में कि वो प्रकृति की रक्षा के संबंध में कितने सजाग थे और अपने जीवन आचरण के माध्यम से प्रकृति की रक्षा का संदेश कितना देते थे। और वही जीवन अगर हम जीते या आज भी उस जीवन को हम स्वीकार करें तो हम ग्लोबल वार्मिंग की जो दुनिया की चिंता है उस दुनिया को बचाने में हमारी तरफ से भी कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया। यह अहिंसा का शस्त्र ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का साधन था, ऐसा नहीं था। अहिंसा यह आर्टिकल ऑफ फेथ था। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हम शब्द से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते। शस्त्र से हिंसा की तो बात बहुत दूर की है। और अगर आज विश्व ने गांधी के उस अहिंसा के संदेश को पचाया होता, समझने की कोशिश की होती, तो होलियर देन दाओ, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ताकतवर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरा रास्ता ही सही है, इस प्रकार के जो विवादों के अंदर दुनिया फंसी हुई है और जिसको अपनी बात सिद्ध करने के लिए शस्त्र का सहारा लिया जा रहा है और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, महात्मा गांधी का संदेश उस रास्ते से हमें भटकने से बचा सकता था। आज भी विश्व के लिए सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति समानता का भाव, यही हमें विश्व को से बचने का रास्ता हो सकता है। कोई किसी से बड़ा है और इसलिए मैं उसको चुनौती दूं, उसको खत्म करूं, ये रास्ता विश्व को मंजूर नहीं है। जगत बदल चुका है और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था उस सपने की ताकत कितनी है वो आज दुनिया को समझने आना शुरू हुआ है। Coming up on the show, Modi addresses G20 summit in Australia, rakes up the black money issue. I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we stand today and pay my respect to their elders, past and present. Premier Campbell Newsman, Lord Mayor Graham, Quick and friends, thank you very much for hosting this reception. I'm delighted to be present at this function. Congratulations to Brisbane for being such a wonderful host to G20. You did an outstanding job. I know that you have often lived in the shadow of Melbourne and Sydney. This week, you have shown the world what a great city and host you are. Today, I have started my bilateral visit to Australia, and I am pleased to that it has begun here. Queensland is the forefront of relations
between India and Australia. Earlier today, I had the privilege to unveil a statue of Mahatma Gandhi in Brisbane. This has added a special bond of emotion between India and Australia. This is a symbol of the values that we share, the ideals we aspire to, and the world we wish to build. The credit for the strong partnership between India and Queensland goes to you, Premier Newman and Lord Mayor. Your mission to India have been very productive and brought our business and our people closer. Several Queensland business delegations are visiting India this year. Queensland has emerged as a major source of key resources to power India's growth development. It is also a major destination of Indian investments. You have supported partnership in education and skills. Queensland universities and research institutions are collaborating closely with India. They have used the opportunities provided by Australia-India Strategic Research Fund well. I went to Queensland University the other day and met some of your scientists and academics. The joint research we are doing will help our farmers, especially in dry areas, and contribute to food security in India. Queensland's fruits and vegetables are really good. There is a lot of potential for us to work together. I am joined on this visit by a delegation of business and academic leaders from India who are forging strong partnerships with Australia and especially with Queensland. I am grateful to you for looking after the Indian community of nearly 100,000. Some have been here for generations. Some have come more recently, but they are really happy. Here, they are the bridge of friendship and understanding between us. We can also learn and gain a lot from each other in tourism. Lord Mayor, Brisbane has emerged as a center of advanced technology. As you said, Hyderabad is also known as Cyberabad. It is natural that two cities have a sister city relationship. I truly welcome the engagement between states and cities. Relations between countries can prosper fully only if we bring our states and cities together. That is why I am also very keen to involve states in India in our international engagements. Friends, this is an exciting moment in India, a moment filled with optimism, a desire for change and progress, and the confidence to achieve it. Driven by the energy and enterprise of our youth, this is a time to forge partnerships in India. You will find a welcoming environment that not only makes it possible, but also easy and smooth.
here in Brisbane and at this reception, I feel the sentiment of friendship between our people and the promise of a strong partnership in the years ahead.